हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 11th चैप्टर 4th मोशन इन ए प्लेन चल रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। ये टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का फुल्ली प्लेलिस्ट बना रखा है। आप लोग उसको अगेन वॉच करिए। डियर स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको फीलिंग क्रिएट हो जाएगा। कभी भी आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन किसी लेवल का हो, आप फटाफट कर ले जाओगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे नीड ऑफ वेक्टर क्या है, फिर अगेन हम वेक्टर एंड स्केलर को क्लासीफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन में कि मैंने आपको इसके पहले स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट बता रखा है। अब एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगा कि स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्या है। मैंने सपोज किया हमारे पास एक वायर है, दिस इज़ द वायर। ये एक वायर है डियर स्टूडेंट। इस वायर पे एक चींटी मूव कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन है, आप क्या बताएंगे, इसका मोशन कैसा है? तो आपका आंसर होगा इसका मोशन 1 डायमेंशन है। कहने का मतलब ये 1 डायमेंशन मोशन चींटी कर रही है। ये 1 डायमेंशन कर रही है मोशन, या आप कह सकते हैं ये जिस पाथ को फॉलो कर रही है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर पाथ। लेकिन अगर मैं अगेन आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये एक टॉप ऑफ टेबल है, ये एक टेबल का टॉप है, टॉप पोर्शन है टेबल का, और अगर इस टॉप पोर्शन के टेबल पे एक चींटी इस तरीके से चल रही है, पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ पे पहुँच गई। तो डियर स्टूडेंट, आपसे ये क्वेश्चन है कि आप बताइए ये किस टाइप का मोशन है। तो आपका आंसर होगा कि चूंकि ये 2 डायमेंशन प्लेन है ये, इसलिए हम कहेंगे ये 2D मोशन है। अब चींटी का मोशन 2D हुआ, तो कहने का मतलब जब भी कोई चींटी स्ट्रेट लाइन चलती है तो उसको हम बोलते हैं 1D, लेकिन जब भी वही चींटी प्लेन पे चलना स्टार्ट करती है तो हम कहते हैं कि 2D मोशन हुआ। अगेन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास एक इस तरीके से एक रूम है इस तरीके से एक रूम है, और इस रूम में चींटी या मॉस्किटो भी कह सकते हैं या कोई पार्टिकल अगर इस तरीके से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कहने का मतलब पहले यहाँ पे था फिर अब यहाँ पे पहुँच गया, इसके वॉल्यूम में चल रहा है, तब आप कहेंगे ये 3D मोशन है, ये 3D मोशन है। आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब हम 1D की बात करते हैं, कब 2D की बात करते हैं, कब 3D की बात करते हैं। एक एग्जांपल मैं और आपको देना चाहता हूं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट कि ये दिस इज़ द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे एक मैन स्टैंडिंग है, एक मैन यहाँ पे स्टैंड है इस तरीके से, और इसके हाथ में एक बॉल है। इसने इस बॉल को फेंका ऊपर की तरफ इस तरीके से, और कुछ देर के बाद ये बॉल नीचे की तरफ यूँ आ गया। तो अगर आपसे हम पूछें ये बॉल का मोशन कैसा है, तो आप कहेंगे 1D, क्योंकि मैंने इसको मोशन स्ट्रेट लाइन में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जब भी कोई पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड आता है तो उस केस में कहते हैं दिस इज़ 1 डायमेंशन मोशन। अब ये भी है डियर स्टूडेंट 1 डायमेंशन मोशन, ये 1 डायमेंशन मोशन है। लेकिन अगेन आपसे क्वेश्चन है, अगर इसने इस बॉल को इस तरीके से थ्रो किया, इस तरीके से किसी एंगल थीटा पे ऐसे इसने थ्रो किया, इस तरीके से थ्रो किया, अब आप क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? अगर इसने इस बॉल को इस तरीके से थ्रो किया तो उस केस में आप कहेंगे अब यहाँ पे ये एंगल थीटा यहाँ पे वर्टिकल से या आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे इस बॉल को ये प्रोजेक्ट कर रहा है, फेंक रहा है।
तो इस प्रकार का जो मोशन होगा इसको हम कहेंगे दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका नाम होगा दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। यही आपको आगे पढ़ना है, ये टॉपिक आपको इसी चैप्टर में पढ़नी है, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करता है इस स्पेस में तो उसको हम कहते हैं दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। एक मैं आपको और एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग का एक एंड आपके हाथ में है, दूसरे एंड से आपने एक स्टोन को अटैच कर दिया, उसके बाद आप स्ट्रिंग को गोल गोल घुमा रहे हैं। जब आप गोल गोल स्ट्रिंग को घुमाएंगे, मैं सपोज करता हूँ कि आप यहाँ पे हैं और ये ग्राउंड है, आपके हाथ में यूं एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग आपके हाथ में है इस तरीके से, और आप इस स्ट्रिंग को इस तरीके से घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, आप इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो इस केस में जो इस स्ट्रिंग का मोशन है दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन, चूंकि ये सर्कल को फॉलो कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है, ये सर्कुलर मोशन हुआ। इस केस में डियर स्टूडेंट हम कहेंगे दिस इज 2D मोशन, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन बन रहा है, दिस इज 2D मोशन। तो आई थिंक आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि कब 1 डायमेंशन मोशन होता है, कब 2 डायमेंशन होता है, कब 3 डायमेंशन होता है। अब डियर स्टूडेंट एक और आपसे मेरा क्वेश्चन है इसके बाद कि अगर हम आपसे पूछें कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस जो लेंथ कोई बॉडी कवर करता है अलोंग ए पाथ हम उसको बोलते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है हम उसको सपोज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ये सब अगर कोई पार्टिकल स्टेट अगर कोई पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है तो उस केस में जैसे एक पार्टिकल है, अगर ये 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है या तो ये पॉजिटिव होगा और या तो नेगेटिव होगा। मतलब ये सारी चीज़ें या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। कहने का मतलब ओनली यहाँ पे 2 सिचुएशन है, या तो प्लस या तो माइनस। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि अगर यही पार्टिकल किसी प्लेन पे इस तरीके से चल रहा है, ऐसे किसी प्लेन पे इस तरीके से चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? इस प्लेन पे कोई पार्टिकल किसी प्लेन पे ऐसे कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट आपका आंसर क्या होगा? सोच के बताइए। क्या बना रहा हूँ? ऐसे चल रहा है, कोई पार्टिकल एक कर्व को फॉलो कर रहा है, तो आप कहेंगे कि जब ये यहाँ पे है, अगर यहाँ पे पहुँचता है उस केस में ये चीज़ ये पाथ को फॉलो करेगा, ये दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कुछ देर के बाद अगर यहाँ पहुँचता है तो आपसे पूछें तो आप कहेंगे डियर स्टूडेंट कि ये होगा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये था। अब इसके बाद अगर मैं ये सपोज करूँ कि इस पार्टिकल ने कुछ ऐसे पाथ फॉलो किया इस तरीके से, अगर हम पूछें कि अब अगर यहाँ पे आ चुका है तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट डायरेक्शन है। कितने डायरेक्शन है?
इनफाइनाइट डायरेक्शन यहाँ पे है, जबकि इसके पहले सिर्फ 2 डायरेक्शन था, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन है। एक मैं और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे डियर स्टूडेंट, ये सपोज कर रहा हूँ दिस इज ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ, ये साउथ। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि कोई एक पार्टिकल इस तरीके से चलता है, ये आपको दिस इज द ईस्ट, ये वेस्ट हो जाए, ये नॉर्थ हो जाएगा, और इस केस में इसको हम बोलेंगे साउथ और ये हो जाएगा वेस्ट। अब अगर कोई पार्टिकल कोई पार्टिकल ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो आप क्या कहेंगे, इसका डायरेक्शन आप बोलेंगे ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन है। आप क्या कहेंगे, दिस इज ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन अगर हम अगेन सपोज करें एक और यहाँ पे पार्टिकल है जो इस तरीके से पाथ को फॉलो कर रहा है, अब भी अगर आपसे पूछें कि इसकी डायरेक्शन क्या है तो आप कहेंगे दिस इज द ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। बट यहाँ पे इन दोनों का जो पाथ है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम वेक्टर स्टडी करते हैं। मुझे नीड ऑफ वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ऐसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, वेक्टर क्या है, तो हमेशा वेक्टर से हम इस स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। वेक्टर हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिसाइड करता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम वेक्टर पढ़ने के बाद रिमूव हो गई। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या है। समझने का प्रयास करिए आप। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि यहाँ पे एक क्वांटिटी है, दिस इज द क्वांटिटी, और इसके 2 पार्ट्स हैं, दिस इज द स्केलर एंड दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर। समझने का प्रयास करो। स्केलर का मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं सपोज करूँ एग्जांपल के तौर पे दिस इज द मास, या मैं बात करूँ टाइम, तो डियर स्टूडेंट आप क्या कहेंगे, मास क्या है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। मास यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन ये है कि मास स्केलर क्वांटिटी क्यों है। तो अगर आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 किलो एप्पल है, ओके, और एक दूसरा बैग है जो आपका फ्रेंड लिया हुआ है, उस बैग के अंदर भी 5 kg एप्पल है। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि मास क्या होगा, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, बैग चाहे जैसा हो, मास ऑलवेज 5 kg होगा। कहने का मतलब सिर्फ उसके अमाउंट पे डिपेंडेंट है, कितना अमाउंट है और किस तरीके से बैग के अंदर एप्पल रखा हुआ है, बैग कैसा है, उसकी शेप साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कहने का मतलब दिस इज कॉल्ड स्केलर। स्केलर का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी।
दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, which have only magnitude, which have only magnitude is called स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं आपको समझाता हूं कि मैग्नीट्यूड यहां पे क्या है। आई थिंक आपके फंडे क्लियर हो गए होंगे डियर स्टूडेंट। अब हम यहां पे वेक्टर की बात करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फोर्स समझने का प्रयास करो, फीलिंग क्रिएट हो जाएगा। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये एक ये टेबल है, इस टेबल पे एक ऐसे बॉडी रखी हुई है और आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज करते हैं इसका मास है 2 kg और यहाँ पे आप स्टैंडिंग में हो, यहाँ पे आप स्टैंडिंग में हो और यहाँ से आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो इस पर। तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि जब आपने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, ओके, आपने फोर्स एक्सर्ट किया, सपोज करता हूँ कि 2 न्यूटन का आपने फोर्स एक्सर्ट किया और मैं सपोज करता हूँ कि इसके पास जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपको पता है कि F बराबर होता है m में, और यहाँ जब a निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि आपका जो फ्रेंड है ये इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऊपर से टॉप से फोर्स लगा रहा है, ये टॉप से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो आप बताइए कि यहाँ पे इसके पास एक्सेलरेशन होगा क्या? तो आंसर है नो। यहाँ पे a बराबर 0 है, नो एक्सेलरेशन है। तो कहने का मतलब फोर्स आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स के अप्लाई करने की डायरेक्शन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला अमाउंट ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरी बात डायरेक्शन। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम इसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे, इसके आगे जो हमारा वीडियो होगा वहाँ पे उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वेक्टर एडिशन रूल, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं वहाँ पे हम बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम कैसा डिफाइन करेंगे? आप लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, comma direction and it obey vector addition rule. Vector addition rule is called vector quantity. It's called vector quantity. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपसे और पूछ रहा हूँ। इस एग्जांपल को हम डियर स्टूडेंट हम आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी ओनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी करंट?
इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसका आंसर कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, लेकिन हम जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जिसको हम बेसिकली वेक्टर जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आई से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सोचिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी क्यों स्केलर है और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्यों वेक्टर है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ओके, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये स्केलर क्यों है, ये वेक्टर क्यों है, रीज़न ज़रूर लिखिएगा। ओके, अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो मैं टॉपिक चल रहा हूँ आपको बताने के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दो डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट। मैंने सपोज किया कि आपके पास 3 सिचुएशन है कुछ इस तरीके से। You have 3 situation look like this. You have 3 situation। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं चल रहा हूँ बताने के लिए, कभी भी आपको प्रॉब्लम आज के बाद क्रिएट नहीं होगा। We have 3 situation। मैं सपोज कर रहा हूँ कि अब आपको डायरेक्शन पता है, इधर होगा ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ऐसे सब में होगा। मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 सिचुएशन एक पार्टिकल की, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पहुँच गया, और मैं सपोज करता हूँ कि इसके बीच का जो यहाँ पे डिस्टेंस है दिस इज 2 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस है। और अगर ये पार्टिकल इस ट्रैक को फॉलो कर रहा है तो आप कहेंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगेन मैंने अगर सपोज किया कि ये पार्टिकल नॉर्थ की तरफ चल रहा है और ये चला 2 मीटर, तो आप कहेंगे दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, एकदम बिल्कुल डिस्प्लेस हुआ सिर्फ 1 मीटर, तो आप कहेंगे दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ जो मैग्नीट्यूड है, ये तो आपस में इक्वल है, बट यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड इन दोनों से कम है। तो कहने का मतलब कि अगर हम एक यहाँ पे सिंबल बनाएं कुछ इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे लगा दें हेड, तो जो यहाँ पे हेड के अलावा जो पार्ट है ये डिसाइड करेगा मैग्नीट्यूड, हाउ मच। ओके, कहने का मतलब दिस इज मैग्नीट्यूड। यहाँ जो इस एरो के अलावा जो पोर्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट इसने किया यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो जो यहाँ पे ये लेंथ है, दिस लेंथ इज डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड, और इसका जो ये पोर्शन है ये बताता है डायरेक्शन, दिस इज टेल अबाउट द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट, ये डायरेक्शन है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे वेक्टर है वो 2 बात पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? तो सबसे पहला है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पहले वाले फिगर में, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये 2 मीटर किधर डिस्प्लेस हुआ? तो आंसर है टूवर्ड
ईस्ट। अगर मैंने सपोज किया कि दिस इज वेक्टर एस, वेक्टर एस ये है, तो आप बोलेंगे वेक्टर एस क्या है, 2 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ये है टूवर्ड ईस्ट। ओके, अब यहाँ जो 2 मीटर है, दिस इज 2 मीटर, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, हाउ मच डिस्टेंस डिस्प्लेस, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है हाउ मच डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड, आपको याद रखना है, दिस इज मैग्नीट्यूड। जो हमेशा डायरेक्शन के पहले होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। टुवर्ड ईस्ट, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन, ये हमेशा बताएगा डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 2 मीटर है दिस इज कॉल्ड मॉड ऑफ एस, इस तरीके से हम लिखते हैं। और जो टूवर्ड ईस्ट है, टूवर्ड जो ईस्ट है, टूवर्ड ईस्ट, इसको हम लिखते हैं एस कैप। एस कैप का मतलब, अगर आपने एस के ऊपर कैप लगा दिया तो डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पे एस वेक्टर आपने सपोज किया है, अगर आपने इसके ऊपर कैप लगा दिया तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आपने यहाँ पे 2 ऐसे पाई लेफ्ट और राइट में डिस्क्राइब कर दिया तो उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। इसका मतलब आप ये बात समझ गए होंगे कि जो मॉड यहाँ पे वेक्टर एस है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एस टाइम्स ऑफ एस कैप। मैंने यहाँ से लिखा हुआ है 2 मीटर के स्थान पे मॉड ऑफ एस और टूवर्ड ईस्ट के स्थान पे एस कैप। तो आपने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया कि वेक्टर एस की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ एस इंटू एस कैप। कितनी बेहतरीन चीज़ है ये। अब एक चीज़ मैं आपसे और पूछ रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये अगर मैंने सपोज किया कि वेक्टर एस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये तीनों आपस में इक्वल हैं या नहीं? तीनों आपस में इक्वल हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। या फिर ये इसमें से कौन कौन इक्वल है एक दूसरे के, मुझे जल्दी कमेंट करके आप बताइए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों चीज़ों का सेम होना कंपलसरी है। सबसे पहला मैग्नीट्यूड और सेकंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर है, बट डायरेक्शन यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्थ है। तो कहने का मतलब कि ये सब कहलाएंगे डिफरेंट वेक्टर, अनइक्वल। ये सब इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या कंपलसरी है? अगर अब यहाँ हम इक्वल वेक्टर की बात कर रहे हैं, इक्वल वेक्टर तब होगा वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। तब हम सपोज करेंगे जब क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। जब दोनों सेम हो उस केस में हम बात करेंगे कि वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा। अगर ये भी इधर ही डिस्प्लेस करता तब हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया हुआ है इस तरीके से, दोनों एक डायरेक्शन में है और दोनों की जो ये लंबाई है, ठीक है, दिस इज टेल, इसको हम टेल भी कहते हैं, और ये हेड है। यहाँ पे जो ये लंबाई है दोनों की, अगर ये लंबाई इक्वल है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब हम कहेंगे डियर स्टूडेंट दिस इज इक्वल वेक्टर। तो आई थिंक आज आप फील कर लिए होंगे कि कंसेप्ट ऑफ नीड ऑफ वेक्टर क्या होता है और कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं वेक्टर और स्केलर को। इसके बाद जो हमारा, चूँकि आज डियर स्टूडेंट ये पहला हमारा लेक्चर है, तो हम ओनली ज़्यादा टॉपिक हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि कैसे हम टाइप ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, और हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अगेन वॉच करें, अच्छे से वॉच करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू सो मच।